सो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। और इस चैप्टर को हम लोग एकदम आराम से बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं और तो और हम बाकी के इंग्लिश के चैप्टर्स को भी बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेशन के साथ अपलोड करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उन वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्किप टू आवर वीडियो। तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में होता क्या है, किस पर बेस्ड है ये स्टोरी। तो इस चैप्टर के ऑथर है खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में अपनी ग्रैंडमदर के साथ जो उनका रिलेशनशिप था, उनकी ग्रैंडमदर की पर्सनालिटी को इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी ग्रैंडमदर जब वो छोटे थे तब उनके साथ थी, उनकी दोस्त थी, उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी और वहां तक ड्रॉप भी कर दिया करती थी। तो उन्होंने पूरा जो उनके ग्रैंडमदर के साथ उनका रिलेशनशिप था, बेसिकली दोस्ती थी, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने ग्रैंडमदर की पर्सनालिटी के बारे में बताया है कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, काइंड थी, वो डेली स्पैरोज को फीड करती थी, डॉग को फीड करती थी। एंड कैसे स्टोरी के एंडिंग में उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है और वो एक बहुत ही सैड, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। और वो स्पैरोज जिनको उनकी ग्रैंडमदर फीड करती थी वो भी कैसे दुखी हो जाते हैं। और जब उनकी मॉम यानी कि खुशवंत सिंह की मॉम उन स्पैरोज को फीड करने का ट्राई करती है तो वो स्पैरोज बेसिकली रिफ्यूज कर देते हैं कुछ भी खाने पीने से, क्योंकि उनका भी ग्रैंडमदर के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था, यानी कि कनेक्शन था। वो हमें बताते हैं कि चाइल्डहुड में यानी कि खुशवंत सिंह के चाइल्डहुड में उनकी ग्रैंडमदर कैसी होती है, उनके बीच कैसा दोस्ती होता है और उनकी ग्रैंडमदर उनका कितना ध्यान रखते थे, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे। एंड इवेंचुअली जब वो बड़े होते हैं तो उनको सिटी जाना पड़ता है और कैसे वो धीरे धीरे उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो था, एक दोस्ती था, प्यार था, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। एंड देन जब वो और बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तब उनको एक अलग रूम मिल जाता है, तब उनके बीच डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड जब वो अब्रॉड जा रहे होते हैं तो उनकी ग्रैंडमदर का कैसा रिएक्शन होता है, और जब वो वहां से पढ़ के 5 साल बाद दोबारा इंडिया आते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो पहले जैसी थी आज भी वैसी ही है, वो एकदम चेंज नहीं होती है। और जब वो आते हैं तब वो उनका वेलकम करती है ड्रम बजा के, मतलब कि वही सेलिब्रेट करती है अच्छे से। एंड देन फिर वो कुछ ही दिन बाद बीमार पड़ जाती है और उन्हें लगता है कि उनका डेथ नजदीक है या फिर वो मरने वाली है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनका फ्यूनरल का तैयारी होता है और वो स्पैरोज जिनको वो फीड करती थी वो भी वहाँ पर बहुत, मतलब फ्यूनरल के टाइम वहाँ पर आसपास बहुत आराम से एकदम चुपचाप बैठे हुए होते हैं। फिर उनका फ्यूनरल होता है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यही था एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन स्टोरी। तो खुशवंत सिंह बताना शुरू करते हैं कि उनके घर के ड्राइंग रूम में उनके ग्रैंडफादर की एक फोटो लगी हुई है और उस फोटो में उनके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा ओल्ड लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। फिर वो बताना स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रैंडमदर के बारे में। वो ये बताते हैं कि उनकी भी ग्रैंडमदर बाकियों की ग्रैंडमदर की तरह बहुत ज्यादा ओल्ड थी, उनके भी फेसेस में बहुत सारे रिंकल्स थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको ये बताया जाता था कि उनकी जो ग्रैंडमदर है वो अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा वुमेन थी। लेकिन ये चीज ऑथर को थोड़ा मुश्किल होता था मानने में, क्योंकि उन्होंने जब भी अपनी ग्रैंडमदर को देखा है तो वो बस एक ओल्ड वुमेन को देखते हैं। वो हमें बताते हैं कि वो हमेशा स्टूप करके चलती थी, मतलब कि हल्का सा बेंड होकर के, झुक के जो बुजुर्ग लोग हो जाते वैसे चलती थी। और वो हर समय एक व्हाइट कलर का जो कॉटन का साड़ी होता है वो पहना करती थी। फिर खुशवंत सिंह यानी कि हमारे ऑथर हमें ये बताते हैं कि उन्होंने अपना बचपन का जितना भी टाइम था, मैक्सिमम ऑफ द टाइम उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताया है, क्योंकि उस टाइम पे उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे। तो उनकी ग्रैंडमदर ही थी जो उन्हें सुबह सुबह उठाती थी, तैयार करती थी, स्कूल तक उनको छोड़ने जाती थी और इसी दौरान वो कुछ ना कुछ प्रेयर्स को धीरे धीरे गाते रहती थी। ऑथर हमें बताते हैं कि वो आज तक तो वो प्रेयर्स को याद नहीं कर पाए, बट उनकी जो ग्रैंडमदर है वो इसी होप में गाती थी कि किसी ना किसी दिन खुशवंत सिंह को भी ये प्रेयर्स याद हो जाए। ऑथर को अपनी ग्रैंडमदर की वॉइस बहुत ज्यादा स्वीट और अच्छी लगती थी। अब सुबह जब वो तैयार होती थी तो वही उनको स्कूल भी छोड़ा करती थी, और जो उनका स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था, इसलिए वो उनको साथ ही लेके जाती और अपने साथ ही वापस भी लेके आ जाया करती थी। एंड आते टाइम वो उन चपातीज को, स्ट्रे डॉग्स को फीड कर दिया करती थी। इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरीज उनको अपने बचपन की याद है। अब फिर ऑथर हमें बताते हैं उनके और उनकी ग्रैंडमदर के बीच एक टर्निंग पॉइंट के बारे में। टर्निंग पॉइंट ये था कि अब उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको और उनकी ग्रैंडमदर को सिटी बुला लिया था साथ में रहने को, क्योंकि अब वो वहां पर, मतलब कि सिटी में अच्छे तरीके से एकदम वेल सेटल्ड हो गए हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब जो ऑथर थे वो एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे और उनको लेने के लिए बस आती थी, तो उनकी ग्रैंडमदर उनको सुबह छोड़ने भी नहीं जा सकती और ना ही लेने भी आ सकती। एंड सेकेंडली जब वो लोग विलेज में थे तो उनकी ग्रैंडमदर उनको पढ़ाया भी करती थी, उनके लेसन्स के साथ उनको हेल्प भी करती थी। बट क्योंकि अब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंग्लिश के नोट्स, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स के साथ ऑथर को कुछ हेल्प नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट जब वो ये बताते थे कि आज मैंने स्कूल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा कि अर्थ राउंड है और इसी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो उनकी ग्रैंडमदर निराश हो जाती थी। उनको ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये कैसा स्कूल है, यहाँ तो कुछ भी टीचिंग ही नहीं है गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में। और जब ऑथर ने ये बताया कि उनके स्कूल में म्यूजिक और डांस भी सिखाया जाता है उन लोगों को, तो उनकी ग्रैंडमदर को बहुत गुस्सा आया इस बात पे। उन्हें लगा कि ये कैसा अजीबोगरीब स्कूल है, प्लस उन्हें ये लगा कि ये जो नाचने और गाने का काम होता है ये डिसेंट लोगों के लिए नहीं होता है। तो इसी तरीके से उनकी ग्रैंडमदर अपसेट होने लगी थी और उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा था और उनके बीच बातें भी बहुत कम होने लगी, क्योंकि वैसा कुछ होता नहीं था बात करने को। और अब जब ऑथर थोड़े और बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, तो उनके बीच जो कॉमन पैसेज था उनका रूम वो भी अलग हो जाता है, मतलब कि ऑथर को एक पर्सनल अलग सा रूम मिल जाता है। और इस चीज से कहीं ना कहीं उन दोनों के रिलेशन में थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ जाता है। और इस चीज में उनकी ग्रैंडमदर ने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया, वो मैक्सिमम टाइम चुप ही रहती थी, वो किसी से उतना बात भी नहीं करती थी। और यहाँ पे मतलब कि इन द सिटी वो अपना मैक्सिमम टाइम कैसे स्पेंड करती थी, वो इवनिंग के टाइम में अपने वेरेंडा में बैठ जाती थी और ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस को बर्ड्स को और स्पैरोज को फीड करती थी। और ये बर्ड्स उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती थी, क्योंकि वो स्पैरोज, वो बर्ड्स कभी ना कभी उनके लैप में आके बैठती तो कभी उनके शोल्डर्स में आकर के बैठ जाती थी। और ऑथर कहते हैं कि ये उनकी ग्रैंडमदर के लिए हैप्पीएस्ट आवर इन द डे होता था। पहले वो डॉग्स को फीड करती थी, अब वो बर्ड्स को फीड करती है। फिर जाके स्टोरी में और उन दोनों के रिलेशन में एक मोड़ और आता है, जब ऑथर यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अब उनका जो फ्यूचर का पढ़ाई है वो एब्रॉड से करेंगे, यानी कि फॉरेन से कहीं से करेंगे। और इस बात से वो काफी ज्यादा डर भी रहे थे, क्योंकि उनको पहले तो ये लग रहा था कि उनकी ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई है, और सेकेंडली उनको ये लग रहा था कि पता नहीं जब तक वो घर वापस आते उनकी ग्रैंडमदर वुड बी स्टिल अलाइव और नॉट। लेकिन फिर भी उनकी जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने यहाँ पे कोई भी इमोशन, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया। इनफैक्ट वो उनको ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन तक भी जाती है, उनको बहुत अच्छी तरीके से हग करती है और अच्छे से गुड बाय भी बोलती है। यानी कि ये बताते हैं ऑथर कि जब उनकी ग्रैंडमदर ने उनको हग किया, उनके फोरहेड पे उनको किस किया, तो हो सकता है कि ये उन दोनों का लास्ट फिजिकल टच हो। अब इवेंचुअली 5 साल बीत जाते हैं और ऑथर एब्रॉड से वापस आने वाले होते हैं, मतलब कि जब उनका फॉरेन में पढ़ाई खत्म हो जाता है, वो घर आने वाले होते हैं, तब उनकी ग्रैंडमदर ही उनको वहां पर लेने भी आती है रेलवे स्टेशन में। और उनका चेहरा को देख के ऑथर को ये लगता है कि उनकी ग्रैंडमदर अभी और ज़्यादा एज्ड नहीं हुई है, मतलब कि जैसा उन्होंने पहले 5 साल पहले देखा था आज भी वो वैसी ही दिख रही है। बेसिकली अगर आसान शब्द में बोले तो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई है। अब उसी दिन के शाम को क्या हुआ कि उनकी ग्रैंडमदर का जो नेचर था वो अचानक से चेंज हो गया। उनके बिहेवियर में थोड़े मोड़े बहुत सारे चेंजेस आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नेबरहुड से आसपास में जो लेडीज रहते हैं उनको इकट्ठा किया, उन्हें बुलाया और बेसिकली एक ड्रम लिया और उसे बजाने लगी। होमकमिंग वॉरियर्स जो थे उनके घर में, मतलब जो सोल्जर्स थे, उनको वेलकम करने के लिए, मतलब कि उनकी ग्रैंडमदर ने बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से उनका वेलकम किया। एंड हम लोगों ने, मतलब कि ऑथर ने और उनके फैमिली ने उनको रोकने का बहुत ज़्यादा कोशिश भी किया, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका रही थी, अपनी सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रही थी। बट उन्होंने ऐसा माना नहीं, मतलब कि वो फिर भी ड्रम बजाते रही, झूमते रही। और उस दिन उन्होंने प्रेयर भी नहीं किया था। अब नेचुरली जब वो थक जाती है तो वो रुकती है, एंड इवेंचुअली क्योंकि वो ओल्ड थी और इतने ज़्यादा थक जाने के कारण वो अगले दिन बीमार भी पड़ जाती है। एंड जब उनको फीवर आता है तो उनको ऐसा लगता है कि अब उनका जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। एंड मुझे, मतलब कि ग्रैंडमदर को किसी से भी बात करके अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मैंने कल भी प्रेयर नहीं किया था और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं आज का दिन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर ही करूँ। मुझे किसी से भी बात करके टाइम वेस्ट अपना नहीं करना, तो ये जो पूरा दिन है मैं सिर्फ प्रेयर करने में ही लगाना चाहती हूँ। एंड फिर उसी दिन जो होता है, मतलब कि उनकी ग्रैंडमदर का डेथ हो जाती है उसी दिन। एंड इस चीज के बाद उनका जो पूरा घर है वो पूरा सन्नाटा हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, और घर के सारे लोग फ्यूनरल की तैयारी करने लग जाते हैं। तो फिर उनका अंतिम संस्कार होता है
है एंड देन आफ्टर द फ्यूनरल जब उनकी बॉडी को वहां से ले जाया जाता है तो उनकी मदर कुछ नोटिस करती है। वो ये देखती है कि जिस जगह पे उनकी ग्रैंड मदर बैठा करती थी, मतलब वेरेंडा में जिस जगह पे वो बैठा करती थी, उस जगह में बहुत सारे स्पैरोज आकर के बैठे हुए हैं एंड वो बर्ड्स एकदम चुप से बैठे हुए होते, जैसे होते हैं ना बर्ड्स कहीं भी आते हैं तो वो शोर मचाते हैं, वो चहचहाते हैं, बट वहां पर वो एकदम चुप से बैठे हुए होते हैं। तो जब उनकी मदर ये चीज को देखती है तो वो उन स्पैरोज को ब्रेड का जो टुकड़ा होता है, जैसे उनकी ग्रैंड मदर ने फीड करती थी वैसे ही वो उनको फीड करने का ट्राई करती है, कोशिश करती है फीड करने का, बट वो स्पैरोज उनको खाने से एकदम रिफ्यूज कर देते हैं, वो उसे नहीं खाते हैं। एक भी बर्ड, एक भी स्पैरो उन ब्रेड के टुकड़े को टच तक नहीं करती है। और फिर कुछ देर बैठने के बाद वो सारी के सारी बर्ड्स वहां से चली जाती है और फिर कभी भी वापस नहीं आती है। एंड जो ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए थे, मतलब कि उनकी मॉम ने जो ब्रेड के टुकड़े उन बर्ड्स को फीड किया था, वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं और अगले दिन उन्हीं को उसे साफ करना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना और हाँ यार सब्सक्राइब भी कर ही दो, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड अब ऐसे ही एनिमेटेड सीरीज क्लास 11 की सारे चैप्टर्स की आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।